नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो भारतीय संविधान के स्वरूप के बारे में। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 6, संविधान सभा के स्वरूप की विवेचना कीजिए। यानी भारतीय संविधान सभा का स्वरूप कैसे था, भारतीय संविधान सभा का जो है निर्माण कैसे हुआ था। तो चलिए बिल्कुल आसान से आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको परिचय देना है, इंट्रोडक्शन देना है। भारतीय संविधान जो है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जो भारतीय संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसे कब लागू किया गया था तो 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में लागू किया गया था। क्योंकि भारतीय संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो चुका था, परंतु 26 जनवरी 1930 को ही जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत ने अपनी पहली स्वतंत्रता दिवस मनाया था, जिसके कारण ही 26 नवंबर 1949 को संविधान न लागू करके 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसी कारण से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि आपको इसमें यह कहा गया है कि जो भारतीय संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन इसे जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया पूरे भारत में। तो ऐसा क्यों किया गया? आखिर जब 26 नवंबर 1949 को ही भारतीय संविधान बनकर तैयार हो चुका था तो उसी समय क्यों नहीं लागू कर दिया गया? 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया? तो इससे पीछे यह कारण बताया जाता है कि जो है भारतीय संविधान भले 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को इसलिए लागू किया गया क्योंकि भारत ने जो है अपनी पहली स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को ही मनाया था। जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में जो है 26 जनवरी 1930 को भारत ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था। यही कारण है दोस्तों कि भारत ने सोचा कि हम एक यादगार के रूप में अपने संविधान को 26 नवंबर 1949 के जगह पर 26 जनवरी 1950 को लागू करेंगे। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू किया गया। और यही कारण है दोस्तों कि प्रत्येक साल जो है 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। तो आई होप यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया था। क्वेश्चंस में आपको दोस्तों पूछा गया है संविधान सभा के स्वरूप, यानी कि आपको जो क्वेश्चंस पूछा जाता है आप अगर एग्जैक्ट वही आंसर देते हो तो आपका जो है अच्छा मार्क्स आता है। तो क्वेश्चंस में हम लोगों को पूछा गया है कि भारतीय संविधान के स्वरूप के बारे में आप क्या जानते हैं। तो पहला आपको पॉइंट बनाना है विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान। भारतीय संविधान जो है दोस्तों एक लिखित संविधान है। भारतीय संविधान आप सभी को पता होगा कि एक लिखित संविधान है जिसमें 395 आर्टिकल है और 22 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। बहुत सारे ऐसे देश हैं दोस्तों जहां पर लिखित संविधान नहीं है, जैसे कि ब्रिटेन। वहां पर लिखित संविधान ना होने के बावजूद भी वहां पर पूर्ण रूप से आज़ादी है, पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। लेकिन भारत में जो है एक लिखित संविधान है। यही कारण है कि इसका निर्माण के लिए संविधान सभा की आवश्यकता हुई भारतीयों को। और कैबिनेट मिशन के आधार पर जुलाई 1946 में संविधान सभा के गठन करने की बात की जाती है। इस सभा में कुल सदस्यों की संख्या जो है 389 थी, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत से था, 93 जो है देशी रियासतें थी और जो 4 थे वो थे चीफ कमिश्नरों के सदस्य। संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुआ था, जिसके अस्थायी सदस्य जो थे दोस्तों वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसमें यह कहा गया है कि जो भारतीय संविधान है ना एक लिखित संविधान है और इसके निर्माण के लिए जो है एक संविधान सभा की आवश्यकता पड़ी भारतीयों को। यही कारण है कि भारत में जो है एक संविधान सभा का गठन किया गया। जब कैबिनेट मिशन जुलाई 1946 में भारत आया, कैबिनेट मिशन के आधार पर भारत में जो है संविधान सभा का गठन किया जाता है और इसमें जो है दोस्तों टोटल 389 सदस्य को चुना गया, जिसमें से 292 जो है ब्रिटिश प्रांत से था और 93 देशी रियासतें थी। देशी रियासतों का मतलब है कि जो उस समय राजा थे, नवाब थे या जमींदार थे या सामंत थे, उन सभी को जो है 93 सीटें मिली थी और उन क्षेत्रों से 93 सदस्यों को चुना गया। क्योंकि जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय सभी वर्गों के लोगों को शामिल किया गया ताकि आगे चलकर जो है कोई यह विरोध ना कर सके कि भारतीय संविधान जो है केवल एक वर्ग के लिए है। इसीलिए सभी वर्गों को यहाँ पर शामिल किया गया था। इतना ही नहीं दोस्तों, 4 जो है चीफ कमिश्नरों के सदस्यों को भी रखा गया। चीफ कमिश्नरों का मतलब है कि यहाँ पर जो ब्रिटिश आए थे
तो यहाँ पर बहुत सारे ब्रिटिश ने भारतीय महिलाओं से विवाह किया था। तो ऐसे में यहाँ पर जो है उसका कौन नेतृत्व करेगा, उसको जो है कौन न्याय दिलाएगा, अधिकार कौन दिलाएगा। इसीलिए जो है 4 चीफ कमिश्नरों को चुना गया ताकि यहाँ पर जो ब्रिटिश लोग हैं उनके लिए समानता का अधिकार की बात कर सके, उनके लिए जो है न्याय दिला सके। यही कारण है कि 4 चीफ कमिश्नरों के सदस्य को भी चुना गया था भारतीय संविधान सभा में। और इस प्रकार से संविधान सभा की जो है पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुआ था। और इसके जो अस्थायी सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है सबसे बुजुर्ग व्यक्ति वहां पर थे, अनुभवी व्यक्ति थे, इसीलिए इनको अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। आगे चलकर जो है अस्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाएगा। दूसरा पॉइंट आपको बनाना है दोस्तों, मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा का बहिष्कार। यानी कि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार आखिर क्यों किया, इसके पीछे क्या कारण था। तो इस बैठक में दोस्तों 389 सदस्यों में से केवल 210 सदस्य उपस्थित हुए। अब सवाल है कि 389 सदस्यों में केवल 210 सदस्य क्यों शामिल हुए, बाकी के सदस्य कहाँ गए। तो जो मुस्लिम लीग के 73 सदस्य थे उन्होंने संविधान सभा में भाग ही नहीं लिया दोस्तों। क्यों, उन्होंने जो है संविधान सभा का बहिष्कार किया। इनका क्या कारण था, इनके पीछे यह कारण माना जाता है कि जो मुस्लिम लीग था उन्होंने यह सोच रखा था कि पाकिस्तान के रूप में एक अलग देश की निर्माण करें और मुसलमानों के लिए जो है एक अलग देश होगा पाकिस्तान। इसीलिए जो है इन्होंने भारतीय संविधान सभा में भाग नहीं लिया और उनका बहिष्कार किया गया। उस समय जो मुस्लिम लीग के सबसे प्रमुख नेता थे वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। उनका उद्देश्य था कि पाकिस्तान के रूप में जो है एक अलग राष्ट्र की स्थापना किया जाए। जब एक अलग राष्ट्र की स्थापना की जाएगी तभी जो है ये लोग अपने राष्ट्र के लिए संविधान बनाना चाहता था। यही कारण है दोस्तों मुस्लिम लीग ने इस संगठन में शामिल नहीं हुआ, भारतीय संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ और इन्होंने जो है भारतीय संविधान सभा का बहिष्कार किया। तीसरा जो आपको पॉइंट बनाना है वो है संविधान के प्रारूप को तैयार करना। यानी कि संविधान के प्रारूप को कैसे तैयार किया गया, किसने तैयार किया गया। आप सभी को पता होगा कि जब भी कोई कानून बनाई जाती है तो उससे पहले ड्राफ्ट तैयार किया जाता है और उस ड्राफ्ट में कानून होती है और उस कानून को लागू होने से पहले दोस्तों लोकसभा में देखा जाता है, फिर राज्यसभा में उसे देखा जाता है, फिर न्यायालय द्वारा देखा जाता है। अगर लगता है कि ये संविधान में जो कानून जोड़ा जा रहा है वो लोगों के मौलिक अधिकार नहीं छीन रहे हैं, कोई भी कानून का हनन नहीं हो रहा है, तभी उस कानून को जोड़ा जाता है, संविधान में लागू किया जाता है। उससे पहले एक ड्राफ्ट होता है। उसी प्रकार से जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय जो है पहले उसका प्रारूप तैयार किया गया कि भारतीय संविधान में कौन कौन से भाग होंगे, क्या क्या अधिकार होगा, किनको अधिकार दिया जाएगा। तो यही कहा गया है कि भारतीय संविधान का प्रारूप कैसे तैयार किया गया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के जो अस्थायी सदस्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान के प्रारूप को तैयार किया गया, जिसके कारण ही इन्हें भारतीय संविधान के निर्माता कहा जाता है। श्री VN राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बनाए गए, जिसने भारतीय संविधान के बनाने से पहले कई देशों के संविधान को पढ़ा और उनमें जो अच्छी बातें लगी उन्हें भारतीय संविधान में जोड़ा गया। इतना ही नहीं दोस्तों, जो कुछ कमियां दिखाई दिया तो उनमें बार बार संशोधन किया गया। इस तरह से भारतीय संविधान के निर्माण में पूरे 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। इसमें यह कहा गया है कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अस्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया, लेकिन बाद में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य के रूप में चुन लिया गया। और जो बाबा साहब अम्बेडकर थे उनको जिम्मेदारी दिया गया कि आप जो है संविधान के प्रारूप को तैयार कीजिए, संविधान के ड्राफ्ट को तैयार कीजिए। और इस प्रकार से जो है बाबा साहब अम्बेडकर के योगदान के कारण भारतीय संविधान के प्रारूप को तैयार किया गया। यही कारण है दोस्तों कि बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान के निर्माता, संविधान के जनक कहा जाता है। यहाँ पर आपको एक बात और समझनी है कि जो श्री VN राव थे इनको जो है संविधान का संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। इनका काम बेसिकली ये था कि संविधान सभा में जो है जो कानून व्यवस्था को जोड़ा जा रहा है वह कानून व्यवस्था में अगर कुछ गलतियां हैं, उस कानून व्यवस्था में अगर कुछ त्रुटियां हैं तो उसको हटाना, उसके बारे में चर्चा करना। इस प्रकार से जो है VN राव ने बहुत सारे देशों के संविधान का अध्ययन किया और उसमें जो कुछ बातें अच्छी लगी इनको, उन्हें भारतीय संविधान में जोड़ा गया। और इतना ही नहीं दोस्तों, जब भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार हुआ उसके बाद भी कई जो है
संविधान संशोधन हुआ और इस प्रकार से जो उसमें त्रुटियां थी उसको भी समाप्त किया गया, उसको भी खत्म किया गया। इस प्रकार से भारतीय संविधान का निर्माण जो है दोस्तों 2 साल 11 महीने और 18 दिन में हुआ था। अब समझ रहे हो, 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था भारतीय संविधान को लिखने में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है भारतीय संविधान का आलोचना भी होता है। आलोचना क्या होता है? तो पहली बात आलोचना यह किया जाता है कि आलोचकों का कहना था कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव भारतीय लोगों के द्वारा ना करके अंग्रेजों के मंत्रियों द्वारा चुना गया। यानी कि आलोचकों का यह कहना है कि जो संविधान सभा है उसमें जो सदस्य थे उनका चुनाव जो है भारतीय लोगों ने नहीं किया है बल्कि अंग्रेजों के मंत्रियों ने किया है। इनका मानना था कि अगर भारत में चुनाव होता उसके बाद अगर संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता तो बेहतर होता। दूसरी बात, आलोचकों का यह कहना है कि जो भारतीय संविधान का ढांचा है वो संप्रभु नहीं है। संप्रभु का मतलब क्या है कि भारतीय लोगों द्वारा भारत का संविधान नहीं निर्मित किया गया है, बल्कि जो भारतीय संविधान है वो अंग्रेजों के द्वारा निर्मित किया गया है, अंग्रेजों के मंत्रियों द्वारा निर्मित किया गया है। कैसे? इनका मानना है कि भारत के लोगों द्वारा जो है भारतीय संविधान का निर्माण नहीं किया गया है। यह भारत की आज़ादी से पहले ही ब्रिटिश संसद द्वारा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है तथा उनकी संरचना का निर्धारण भी अंग्रेजों द्वारा की गई है। यानी कि इनका यह मानना है कि जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद आप देख रहे हो उनमें से अधिकतर कानून व्यवस्था को जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो जो भारत शासन अधिनियम 1935 था इसे जो है ब्रिटिश संसद से लिया गया था भारतीय संविधान में। तो इस प्रकार से भारत का जो संविधान है कहीं ना कहीं ब्रिटिश के संविधान से प्रभावित है, ब्रिटिश के मंत्रियों द्वारा बनाया गया संविधान है, भारतीयों द्वारा बनाया गया संविधान नहीं है। इस बात को लेकर आलोचना की जाती है। तीसरी बात यह कहा जाता है, आलोचकों का यह भी कहना था कि संविधान के निर्माण के लिए जो समय लिया गया है वह समय दूसरे देशों की तुलना में बहुत अधिक लिया गया है। अमेरिका जैसे देशों में मात्र 4 महीनों में संविधान का निर्माण किया गया, जबकि भारत में जो है 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा भारतीय संविधान के निर्माण में। इस प्रकार से जो है यह केवल वक्त की बर्बादी था। आलोचकों का यह कहना है दोस्तों कि भारतीय संविधान जो है जब निर्मित किया गया तो इसके निर्माण में लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा, जबकि अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर संविधान का निर्माण में मात्र 4 महीने लगे। तो इस प्रकार से भारत में जो समय लगा 2 साल 11 महीने 18 दिन, ये समय की बर्बादी थी। अमेरिका जैसे सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में जब 4 महीने में संविधान का निर्माण कर लिया गया तो भारत में आखिर इतना समय क्यों लगा? तो इस बात को लेकर आलोचना की जाती है। और अंतिम आलोचना इस बात के लिए की जाती है, इसके अलावा आलोचकों का यह भी कहना है कि संविधान सभा में मात्र कांग्रेस के नेताओं का ही बोलबाला था और आम जनता का कोई भूमिका नहीं था। इन्हीं ऊंचे वर्ग के नेताओं द्वारा संविधान का निर्माण किया गया, जिसके कारण ही आम जनता के हितों के लिए ध्यान नहीं दिया जा सका। आलोचकों का यह कहना है दोस्तों कि जो भारतीय संविधान है इसमें जो है मात्र कांग्रेस के नेताओं का ही बोलबाला था और उस समय जो कांग्रेस के नेता थे कहीं ना कहीं ऊंचे वर्ग के नेता थे, एलिट वर्ग के थे, इसमें आम जनता शामिल ही नहीं था। यही कारण है कि उस समय जो है केवल ऊंचे वर्ग के लोगों की बात की गई, ऊंचे वर्ग के लोगों के अधिकार की बात की गई। आम जनता के लिए कुछ काम नहीं किया गया, आम जनता के हितों को ध्यान में नहीं रखा गया। इस बात को लेकर दोस्तों आलोचना की जाती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि उस समय जो संविधान का निर्माण किया, भले ही आम जनता के लिए भी जो है संविधान में विशेष अधिकार दिया गया और कहा गया चाहे अमीर हो, गरीब हो, ऊंच हो, नीच हो या कोई भी जाति के हो, कोई भी धर्म के हो, सभी कानून के आगे बराबर होंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आलोचकों द्वारा आलोचना की जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी सहायता मिली हो दोस्तों तो अपने दोस्तों तक शेयर करें और एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लिख पाता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।